डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। हेलो टू एवरीवन डियर स्टूडेंट। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर पूरा का पूरा हमने डिस्कशन किया था कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क करता है, किस तरीके से आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन देखने को मिलता है। जो प्रोसेस वहाँ पर कैरिड आउट हो रहा था उस प्रोसेस को हमने बोला इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्या बोला था? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हम देख चुके हैं कि क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हम देख चुके हैं कि क्या है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या बोला था? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, उसके थ्रू आपको कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है बाय ए केमिकल प्रोसेस, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। उसके बाद में हमने बात किया था कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपका एनोड कौन से टर्मिनल का होगा और कैथोड कौन से टर्मिनल का होता है। ये पिछली क्लास में हम डिस्कस करके आ चुके हैं। बात समझ में आ रही? आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप लोग जो सबसे पहले हेडिंग डालोगे आज की क्लास में वो है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब डियर स्टूडेंट, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस, पिछले क्लास में मैं जाते जाते बता के गया था आपको कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है उसकी दो तरीके की स्टडी होती है। पहला तो ये कि कौन सा अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि अभी भी आपने बात की थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कि आपको कैथोड पर या फिर एनोड पर आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो कौन सा अमाउंट, क्योंकि जब आपके पास में एक ही तरीके का कैटाइन प्रेजेंट है और एक ही तरीके का एनाइन प्रेजेंट है, तब आपको ये दिक्कत नहीं आती है, तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि यह आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं आती कि कौन सा कैटाइन डिपॉजिट होगा, क्योंकि जब कैटाइन ही एक ही है तो ऑब्वियसली वही इस मेटेलिक प्लेट पर मूव करता है जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। बात समझ में आ रही? कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पर मोर देन वन कैटाइन प्रेजेंट हो, मोर देन वन कैटाइन। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जब कोई भी कंपटीशन निकलता है और उसके अंदर एक ही वैकेंसी है या फिर 3-4 वैकेंसी है और अप्लाई करने वाले स्टूडेंट केवल 2-3 हैं, अप्लाई करने वाले कैंडिडेट केवल 2 से 3 हैं, तो क्या होगा? एग्ज़ाम लेने का कोई वहाँ पर मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि फॉर्म ही, कैंडिडेट के फॉर्म ही 2-3 आए हैं और वैकेंसी 4-5 है, तो ऑब्वियसली जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेगा वो कंपटीशन करेक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर कहानी है कि कैटाइन एक ही है, एनाइन एक ही है, तो उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। एनाइन बोलता है कि अपन पास में अपन ही है रहने वाले, तो एनाइन आराम से उस मेटेलिक प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, और कैटाइन उस मेटेलिक प्लेट पर मूव कर रहेगा जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन वहाँ पर उठता है जहाँ पर मोर देन वन कैटाइन प्रेजेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसकी मोल्टन फॉर्म नहीं लेकर के उसकी एक्वस फॉर्म ले लेता हूँ। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था एक NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेकर के, तो वहाँ पर आपके पास में 2 कैटाइन प्रेजेंट है, 2 एनाइन प्रेजेंट है, तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है? कंपटीशन होता है। किसके बीच में? कैटाइन और एनाइन के बीच में। किसके बीच में कंपटीशन होगा? कैटाइन और एनाइन के बीच में। दोनों कैटाइन के बीच में कंपटीशन होगा कि वो उनमें से, दोनों में से कौन मूव करेगा, और दोनों एनाइन में कंपटीशन होता है कि दोनों एनाइन में से कौन मूव करेगा उस मेटेलिक रोड पर जहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके की स्टडी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर 2 तरीके की स्टडी है। पहली, फर्स्ट वन, जिसके अंदर आप लोग बोलोगे क्वांटिटेटिव स्टडी। क्या बोलोगे? क्वांटिटेटिव स्टडी। और सेकेंड स्टडी जिसको आप बोलते हो क्वालिटेटिव स्टडी। क्या बोलोगे?
क्वालिटेटिव स्टडी, या फिर क्वांटिटेटिव को इस तरफ लिख लो और क्वांटिटेटिव को इस तरफ लिख लो, बात एक ही है। क्वालिटेटिव स्टडी, तो देयर आर टू काइंड ऑफ द स्टडी, फर्स्ट वन इज द क्वालिटेटिव स्टडी, सेकेंड वन इज द क्वांटिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वालिटेटिव स्टडी में हम ये देखने वाले हैं कि विच एलिमेंट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। वापस बोल रहा हूँ, क्वालिटेटिव स्टडी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होने वाला है, कौन सा एलिमेंट लिबरेट होने वाला है एट द इलेक्ट्रोड। क्या बोलोगे? विच एलिमेंट और सबस्टेंस, which element is deposited और liberated। जब गैस होगी तो क्या बोलोगे? liberated। which element और substance is deposited at the electrode। बात समझ में आ रही? जब बात करते हो आप क्वांटिटेटिव स्टडी की, तो क्वांटिटेटिव स्टडी में क्या बोलोगे? तो क्वांटिटेटिव स्टडी ये इंफॉर्मेशन देती है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस दैट इज ऑब्टेन्ड एट द डिफरेंट काइंड ऑफ द इलेक्ट्रोड। ओके, क्या बोलोगे? कितना अमाउंट मिला है, वो क्वांटिटी बताता है कि हाँ मेरे को एनोड पर इतना Cl2 मिला है, कैथोड पर इतना सोडियम मिला है। तो आप क्या बोलोगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस इज ऑब्टेन्ड। हाउ मच किसकी डिस्कस करेंगे? हाउ मच अमाउंट ऑफ द एलिमेंट और सबस्टेंस इज डिपॉजिटेड और यू कैन से liberated एट द इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही? आपने क्या बोला कि जो क्वालिटेटिव स्टडी है उसमें हम बोलते हैं कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होने वाला है, और क्वांटिटेटिव स्टडी है वहां पर हम बोलेंगे कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है, कितना अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है। तो क्वालिटेटिव स्टडी में हम बोलते हैं कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा जब मोर देन वन कैटाइन और मोर देन वन एनाइन प्रेजेंट होते हैं। तो जब एक ही कैटाइन है तो कंपटीशन की बात होती नहीं है, इस वजह से क्वालिटेटिव स्टडी बोल करके डिस्कस करना गलत बात है। बात करते हैं जब हम लोग मोर देन वन कैटाइन और मोर देन वन एनाइन प्रेजेंट हो तब। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा? इसके लिए जो टूल आता है वो होता है डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या चीज़ होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। पोटेंशियल के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की है, तो आप क्या बोलोगे? डिस्चार्ज पोटेंशियल। ऐसा बोला जाता है कि जिस कैटाइन का या फिर जिस एनाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत कम होता है वही इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। तो लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल इज प्रिफर्ड। लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल इज प्रिफर्ड। तो आप लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल तो बाद में देख रहे हो, तो टूल क्या है इसका? टूल क्या आया? डिस्चार्ज पोटेंशियल। दैट इज योर डिस्चार्ज पोटेंशियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात वापस समझना। हमने क्या बोला? क्वालिटेटिव स्टडी है, कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होने वाला है, कौन सा एलिमेंट लिबरेट होने वाला है इलेक्ट्रोड पर, उस तरीके की स्टडी को आप क्वालिटेटिव स्टडी बोलते हो। और कितना अमाउंट डिपॉजिट होने वाला है उसको आप बोलते हो क्वांटिटेटिव स्टडी। तो डियर स्टूडेंट, क्वालिटेटिव स्टडी में जब भी आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हो, बोलते हो कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा, तो वो किसको देख करके बताओगे? डिस्चार्ज पोटेंशियल को। किसको देख करके बताओगे? डिस्चार्ज पोटेंशियल को। और इसमें प्रेफरेंस कैसे दी जाती है? लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल का कैटाइन या लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल का एनाइन पहले डिपॉजिट होगा। जैसे Na+ और H+ है NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में, तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो पहले डिपॉजिट होगा। बात करते हैं हम इसके टूल की कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसके लिए जो टूल यूज किया जाता है दैट इज योर फेराडेज लॉ। दैट इज योर
फेराडे लॉ। बात समझ में आ रही है? वापस बोल रहा हूं, टूल क्या होता है? कहीं के माइंड में तो ये भी चल रहा होगा, टूल जिस चीज़ को आप यूज करते हो। मेरे को कॉल करना है, मैं किसका यूज करूँगा? मोबाइल का। मैं किसका यूज करने वाला हूँ? मोबाइल का। तो मोबाइल दैट इज द टूल फॉर मी। किसके लिए? कॉल करने के लिए। तो टूल बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है। जब आप फिजिकली देख सकते हो, उसी टूल के थ्रू अगर मेरे को क्वांटिटेटिव स्टडी मिल रही है तो मैं उसको टूल बोलूंगा। और इसके लिए टूल क्या आ गया? फेराडेज लॉ। और इस फेराडेज लॉ से मैं यह आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द एलिमेंट दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। एट द इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही? सिमिलरली क्वालिटेटिव में कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, इस टाइप के डिस्कशन के लिए हम बात करते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल की। किसकी? डिस्चार्ज पोटेंशियल की। तो बात करें अपन किसकी? ये हो गया डिस्चार्ज पोटेंशियल। बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी की। किसकी? क्वालिटेटिव। तो हेडिंग डालो, क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी बोले तो कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है? क्वालिटेटिव स्टडी बोले तो कौन सा एलिमेंट, कौन सा सब्सटेंस आपको डिपॉजिट या लिबरेट होता हुआ देखने को मिलता है। बात करके आ चुके हैं। और इसके लिए कौन सी चीज आती है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। टूल क्या है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब डियर स्टूडेंट, जब आपके पास में केवल और केवल एक ही कैटाइन, केवल को और केवल एक ही एनाइन प्रेजेंट है, तब आपके पास में कोई कंपटीशन अवेलेबल नहीं है। इस वजह से बोलते हो कि इसके लिए जो डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करना ही गलत है। तो जब व्हेन ओनली वन कैटाइन और एनाइन प्रेजेंट है तो कैटाइन ही डिपॉजिट होगा कैथोड पर, एनाइन ही डिपॉजिट होगा एनोड पर। तो क्या बोलोगे? पहला केस, इसके भी दो केस है। कौन कौन से? व्हेन ओनली वन कैटाइन और एनाइन इज प्रेजेंट। ओनली वन कैटाइन और ओनली वन एनाइन इज प्रेजेंट। एनाइन इज प्रेजेंट। जब एक ही कैटाइन और एक ही एनाइन प्रेजेंट होता है तो आप क्या बोलोगे? एट एनोड। एनोड पर क्या होगा? आपका एनाइन आएगा ए माइनस, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में, प्लस इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर क्या होगा? एट कैथोड कैटाइन, कैटाइन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैटाइन, अपने प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही? ये कब की केस है? ये जब का केस है जब आपके पास में केवल एक ही कैटाइन और एक ही एनाइन प्रेजेंट हो, तब। लेकिन बात करते हैं हम लोग कंपटीशन की। कंपटीशन बोले तो जब मोर देन वन कैंडिडेट हो और सीट एक ही हो। सीट एक ही है, कंपटीशन की फाइट करने के लिए एक ही सीट और वहां पर 1000 स्टूडेंट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कंपटीशन होगा। क्या होगा? कंपटीशन होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोड पर एक एलिमेंट को डिपॉजिट होना है और आपने मोर देन वन कैटाइन ले लिए, मोर देन वन एनाइन ले लिए, तो कंपटीशन तो होना है। कंपटीशन तो होना है। तो सेकंड केस में क्या लिखोगे? केस 2 क्या बोलोगे? when more than one cation, more than one cation and anion are present, anion are present। जब आपके पास में एक से ज्यादा कैटाइन और एक से ज्यादा एनाइन प्रेजेंट होते हैं, देन डिस्चार्ज पोटेंशियल, देन less discharge potential is preferred। बात समझ रहे हो? मोर देन वन कैटाइन है तो वो कैटाइन आपका डिपॉजिट होने वाला है जिस कैटाइन का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम होता है, और मोर देन वन एनाइन प्रेजेंट है
तो वो एनाइन आपका लिबरेट होने वाला है या वो एनाइन डिपॉजिट होने वाला है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल दैट इज मोर प्रिफर्ड। इसको स्टार डाल के या फिर नोट डाल के लिखना है। बात समझ में आ रही? अब बात करते हैं अपन, सर डिस्चार्ज पोटेंशियल तो ठीक है, क्या वो वैल्यू देगा? क्या वो वैल्यू देगा? कह देगा कि भाई ए बी सी 3 सब्सटेंस है या 3 कैटाइन है, इसको कैथोड पर डिपॉजिट करवाना है, करवा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल दे दिया तो सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके निपटा के आ जाओगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज पोटेंशियल ना दे तो मर्जी है एग्जामिनर की, मर्जी है एग्जामिनर की, वो कुछ भी कर सकता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल एग्जाम में दे भी सकता है और डिस्चार्ज पोटेंशियल एग्जाम में नहीं भी दे सकता है। तो इसका मतलब थोड़ी ना आपको क्वेश्चन छोड़ के आना है, क्वेश्चन तो करके आना है। सर करके भी आना है और इतने सारे एलिमेंट है तो कौन कौन से डिपॉजिट होंगे कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक ट्रिक है। देखो यहाँ पर जब आप कैटाइन की बात करते हो, द ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर द कैटाइन, जो जनरली पूछे जाते हैं, द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ कैटाइन, क्या लिखोगे? देखो ये जो बता रहा हूं वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत हेल्पफुल होता है कंपटीशन के क्वेश्चन को करेक्ट करने में। ओके, जब क्वेश्चन करेक्ट हो जाते तो एग्जाम तो ऑब्वियसली करेक्ट होने ही है। ओके, तो देखो यहां पर जब आपके पास में कैटाइन है K प्लस ना, अब देखो यहां पर आपको इसकी एप्लीकेशन भी क्लियरली नजर आएगी इस चीज में। जब कैटाइन X से ज्यादा है तो आपको ट्रिक क्या यूज करनी है, कैसे शुरू करना है और AU तक जाना है, या तो याद कर लो या ट्रिक देख लो। कन्या सेना कार मांगो, कन्या सेना कार मांगो, अल्लाह जानता है क्यों आज आए, क्यों आज आए। बात समझ में आ रही? अब क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या फिर उस स्पीशीज पर डिपेंड करती है, इसका कोई रीज़न नहीं होता कि किसी का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है और किसी का ज़्यादा होता है। क्वालिटेटिव कर सकते हो आप बात, लेकिन क्वांटिटेटिव डिस्कस नहीं कर सकते आप, क्वांटिटेटिवली डिस्कस नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलेंगे, कन्या से ना कार मांगो, अल्लाह जानता है क्यों आज आए, क्यों आज आए। बात समझ रहे हो? अब जैसे सिंपलेस्ट चीज़ लेता हूँ मैं कि आपको एग्जाम्पल देखा था आपने अभी भी कि NaCl है, उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन, वेट अ सेकेंड, उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, उसका आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, तो वहाँ पर Na प्लस भी है और H प्लस भी है। क्या दिक्कत है? अब कंपटीशन ही खत्म हो गया, क्योंकि H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। जब H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है डियर स्टूडेंट, तो आप इजीली बोल सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन कैथोड की तरफ जाने वाला है, हाइड्रोजन कैथोड की तरफ जाने वाला है। बात समझ में आ रही? सिमिलरली जब सिल्वर और गोल्ड आपके पास में है और में, तो आप क्या बोलोगे, गोल्ड आने वाला है, क्योंकि गोल्ड का डिस्चार्ज पोटेंशियल सिल्वर से कम है, गोल्ड का डिस्चार्ज पोटेंशियल सिल्वर से कम आता है। बात समझ में आ रही? तो ये बात हुई कि कौन कौन से कैटाइन है, कौन कौन से कैटाइन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा वो पूछता भी नहीं एग्जाम में। तो क्या बोलोगे, कन्या से ना कार मांगो, अल्लाह जानता है क्यों आज आए। इनके सिंबल मेरे को उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट को पता होगा। K प्लस पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Na प्लस सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Ca2 प्लस कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, Mg2 प्लस मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है,
Al3 प्लस एल्यूमिनियम को जिंक 2 प्लस H प्लस हाइड्रोजन, कॉपर 2 प्लस Ag प्लस सिल्वर, Au गोल्ड, इनको रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है सबको पता होगा। बात करें एनाइन के लिए तो आप क्या बात करोगे? द ऑर्डर ऑफ द एनाइन, द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ एनाइन। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कैटाइन के बाद के ऊपर, अब बात कर रहे हैं एनाइन की, अब बात कर रहे हैं एनाइन की। तो सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल यहाँ पर देखने को जिसका मिलता है वो है F माइनस, उसके बाद में सल्फेट SO4 2 माइनस, उसके बाद में बात करते हैं NO3 माइनस, उसके बाद में बात करते हैं OH माइनस, OH माइनस, उसके बाद में बात करते हैं Cl माइनस, उसके बाद में बात करते हैं Br माइनस, उसके बाद में बात करते हैं I माइनस। किसकी बात करते हैं? I माइनस की। तो दैट इज द डिस्चार्ज ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ द एनाइन। और ये आपको पता करना है खुद को, ये आपको पता रखना है कि F माइनस, देन S सल्फेट, देन NO3 माइनस, देन OH माइनस, देन Cl माइनस, देन Br। अब क्योंकि देखो यहाँ पर Cl माइनस भी था और OH माइनस भी था, तो ऑब्वियसली अब इजिली पता चल सकता है कि Cl माइनस दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड एट द एनोड, एट द एनोड। बात समझ में आ रही? तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल। यहां पर दो नोट देखना। पहला नोट वो ये कि जब आपके पास में वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो क्या बोलोगे? और जब वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है तो क्या बोलोगे? दो ही नोट लिखवा रहा हूं मैं यहां पर। जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उस टाइम में आपको Cl माइनस का OH माइनस से ज्यादा करना है। और सेकेंड नोट, फॉर ए वेरी हाई कंसंट्रेटेड, हाई concentrated of H2SO4, H2SO4, तो वहां पर आपका जो सल्फेट 2 माइनस का OH माइनस से ज्यादा बताया है, यहां पर क्या बोलोगे? OH माइनस का सल्फेट आयन से ज्यादा होता है, सल्फेट आयन से ज्यादा होता है। दैट्स इट। अगर आपको इस वाले बोर्ड का सारी चीज पता है ना, तो क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। बात समझ में आ रही कि कौन सा कैटाइन कौन सा एनाइन डिपॉजिट करना है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर, कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। बात समझ रहे हो? यहाँ पर हमने ट्रिक देखी एक, यहाँ पर हमने ट्रिक देखी, यहाँ पर हमने बिना ट्रिक के किया है। आपको पता है रहना चाहिए कि हाँ कौन सा एनाइन डिपॉजिट होने वाला है, कौन सा कैटाइन डिपॉजिट होने वाला है। एग्जाम्पल ले सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है डियर स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग चीज यही है, क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि NaCl है, अभी भी देखा आपने NaCl, किसके बारे में बात कर रहे हैं? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की और एक बार आपने NaCl सिंपल लिया मोल्टन स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट का हम देख के आ चुके हैं। हमने बोला था कि Na प्लस इज गोइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू Na और Cl माइनस विच इज गोइंग टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl2। ये चीज़ें हम लोग बात करके आ चुके हैं, तो इस पर बार बार बात करना ठीक नहीं है। मोल्टन फॉर्म है, एक ही कैटाइन है, एक ही एनाइन है, बात खत्म। बात तब होती है जब मोर देन वन कैटाइन प्रेजेंट हो। यहां पर आपके पास में Na प्लस प्रेजेंट है, आपके पास में Cl माइनस प्रेजेंट है और आपके पास में H प्लस प्रेजेंट है, आपके पास में OH माइनस प्रेजेंट है। कंपटीशन Na प्लस और H प्लस के बीच में है, कंपटीशन Cl माइनस और OH माइनस के बीच में है। Na प्लस बोलता है कि अपन चलते हैं, H प्लस बोलता है कि नहीं अपन चलते हैं। और मैंने अभी भी बोला है कि कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा, दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द डिस्चार्ज पोटेंशियल। और अभी भी हमने ऑर्डर देखा
कि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इस वजह से हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा, और Cl- का डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- से कम होता है, इसलिए Cl2 डिपॉजिट होगी या Cl2 लिबरेट होती है। तो एट द कैथोड आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन इज गोइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन गैस। Cl- है, एनोड पर जाएगा तो आप क्या बोलोगे? 8 एनोड Cl- is going to convert into Cl2 by releasing its electron, oxidation। तो Cl2 कैथोड पर, उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस, उल्टा बोल दिया, लिखा तो सही है। एनोड पर आपका Cl2 गैस। तो इस तरीके से लिबरेट, वो क्वेश्चन पूछता है कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो क्या ऑब्जर्व करते हो बताओ। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने? एनोड पर आपको Cl2 गैस मिली, कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिली। अगर यहीं तक करके जा रहे हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन को जब आपको परखना है तो वहाँ पर लेवल तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। लेवल कैसे बढ़ाना है? देखो, ये तो पूछेगा छोटे लेवल पर, जबकि उसको एलिमेंट्री क्वेश्चन देना है तो। नहीं कि सर उसको अच्छा क्वेश्चन देना है तो वो क्या पूछेगा? वो पूछता है कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ और ऑब्जर्व करो उनकी पीएच के बारे में, कि उसकी पीएच इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, उनकी एसिडिटी बढ़ रही है कि डिक्रीज हो रही है, उनकी बेसिसिटी के अंदर क्या चेंजेस मिलते हैं। इस तरीके की स्टडी वो एडवांस में ले जा करके करता है। तो क्या बोलोगे आप? आपके पास में H+ गया, Cl- गया, H+H2 में Cl- Cl2 में कन्वर्ट हो गया, बचा क्या उस सॉल्यूशन में? आपके पास में जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आपके पास में Na+ और OH- मिलता है, और OH- देखने को मिलता है। जो आपका अब सॉल्यूशन बचा हुआ उसके अंदर क्या है? OH-। जब OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है डियर स्टूडेंट, तो आप क्या बोलते हो? वो सॉल्यूशन बेसिक है या एसिडिक है? तो वो सॉल्यूशन बेसिक होता है। क्या बोलोगे इसको? दैट इज द बेसिक सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो? और अगर आपने यही बोल देते अब बेसिक सॉल्यूशन है, पीएच के बारे में बात करेगा, तो पीएच को क्या बोलोगे? पीएच दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। बात करके आ चुके हैं बचपन में ही। तो बेसिसिटी इंक्रीज हुई है, इसकी बेसिसिटी इंक्रीज हुई है, तो पीएच क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जब भी पूछेगा इसी फॉर्मेट में पूछता है कि भाई हाँ, इसके बेसिसिटी या एसिडिटी पर क्या फर्क पड़ रहा है, उसके पीएच वैल्यू पर, उसके केहे वैल्यू पर क्या फर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बहुत अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी पास की, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में वो पूछेगा कि भाई हाँ, H+ आपको H2 आपको कैथोड पर और Cl2 आपको एनोड पर मिलता है। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, आ जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल से आइडिया हो गया। बात करते हैं आगे की तरफ कि सर सॉल्यूशन में क्या बचा है। सॉल्यूशन में आपको OH- और बचा हुआ है। जब भी किसी सॉल्यूशन में OH- की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी ज़्यादा है। और जब बेसिसिटी ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे? उसकी पीएच कम हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या फॉर्मेट में क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास की तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की पीएच डिक्रीज हो जाती है। जब पीएच डिक्रीज हो गई तो एसिडिटी पर कमेंट करना है, तो क्या बोलोगे? एसिडिटी बढ़ी या कम हुई? तो क्या बोलोगे? जब बेसिसिटी बढ़ रही है तो एसिडिटी कैसे कम हो सकती, बढ़ सकती है? तो क्या बोलोगे? या तो बेसिसिटी इंक्रीज हुई है या फिर एसिडिटी डिक्रीज हुई है। तो आप क्या बोलोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट देगा कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमको पहला ऑब्जर्वेंस देखने को मिला कि बेसिसिटी इंक्रीज हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट पीएच डिक्रीज हुई है, करेक्ट स्टेटमेंट। पीएच डिक्रीज हुआ तो एसिडिटी
पी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, इस तरीके के क्वेश्चन। सॉरी, पीएच डिक्रीज क्यों होगा? पीएच और बेसिसिटी तो साइमल्टेनियसली होते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पीएच भी बढ़ेगा, बेसिसिटी भी बढ़ेगी। इस तरीके से कमेंट देखने को आता है। ओके, तो सी यू इन। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11 12 जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।